हेलो दोस्तों, हम लोग विश्व भूगोल वर्ल्ड जियोग्राफी के इस वीडियो में विश्व की सभी नदियों के बारे में जानेंगे महाद्वीप वाइज में मैप की मदद से। हम लोग सबसे पहले एशिया महाद्वीप के नदियों के बारे में जानेंगे। एशिया महाद्वीप में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यांगसी नदी के बारे में। ये एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी है जो कि तिब्बत के पठार से निकलती है। तो ये यांगसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है और तिब्बत की पठार से निकलती है और बहती हुई चीन सागर में गिरती है। यहाँ पे मैप के मदद से आप देख सकते हैं, यहाँ पे तिब्बत की पठार है, यहाँ से यांगसी नदी निकलती है और चीन सागर में जाकर गिरती है। नोट पॉइंट में यहाँ पे आप लोग देखेंगे तिब्बत का पठार जो है विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई वाला पठार है और तिब्बत जो है रूस में स्थित है। तिब्बत के पठार को पामीर का पठार के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग वांगहो नदी के बारे में जान लेते हैं। यह एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इस नदी का उद्गम कुनलुन पर्वत से होता है। इसे पीली नदी येलो रिवर के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी में अधिक बाढ़ आने के कारण चीन का शोक भी इसे कहा जाता है। इसे विश्व का विश्वघाती नदी भी कहा जाता है। अब हम लोग माही नदी के बारे में जानेंगे। ये नदी भारत में स्थित है जिसका उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के पास से विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है। ये नदी बहती हुई अरब सागर में गिर जाती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ से माही नदी जाती है और यह कर्क रेखा है, इसको 2 बार माही नदी काटती है। अब हम लोग एशिया की मेकांग नदी के बारे में जान लेते हैं। मेकांग नदी भी तिब्बत के पठार से निकलती है जो कि म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, चीन में बहती हुई दक्षिण चीन सागर में गिर जाती है। क्या है, मेकांग नदी तिब्बत के पठार से निकलकर म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, चीन में बहती हुई दक्षिण चीन सागर में जाकर गिरती है। अब हम लोग साल्विन नदी के बारे में जानते हैं। साल्विन नदी भी तिब्बत के पठार से निकलती है और बहती हुई म्यांमार से अंडमान सागर में गिर जाती है। साल्विन नदी म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। अब हम लोग जानेंगे सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी पाकिस्तान में बहने वाली प्रमुख नदी है जो कि तिब्बत के मानसरोवर से शुरू होकर बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है। अरब सागर में गिरने से पहले झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदी में आकर मिलती है। अब हम लोग महावेली गंगा के बारे में जान लेते हैं। ये श्रीलंका में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। अब हम लोग आमूर, ओब, लीना नदी के बारे में जान लेते हैं। ये तीनों नदियाँ रूस की प्रमुख नदियाँ हैं। आमूर नदी रूस और चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ये तीनों नदियाँ उत्तर की ओर बहती है। तो हम लोग एशिया महाद्वीप के नदियों के बारे में जाने हैं। अब हम लोग जानते हैं अब यूरोप की नदियों के बारे में। यूरोप महाद्वीप में हम लोग बात करते हैं ओल्गा नदी के बारे में। यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है जो कि वल्दाई पहाड़ से निकलती है और बहते हुए कैस्पियन सागर में गिर जाती है। अब हम लोग जान लेते हैं डेन्यूब नदी के बारे में। ये यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है जो कि जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत
से निकलती है और बहती हुई काले सागर में गिर जाती है। अब हम लोग जानते हैं नीपर नदी के बारे में। रूस की प्रमुख नदी है नीपर नदी और बहते हुए काले सागर में गिरती है। अब मैप के मदद से समझेंगे। ओल्गा नदी यहाँ से उसका उद्गम होता है और यहाँ से बहते हुए कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है। डेन्यूब नदी का यहाँ से उद्गम होता है और इसका बहते हुए यहाँ पे काले सागर में गिरती है, और नीपर नदी का यहाँ से उद्गम होता है और बहते हुए काले सागर में गिरती है। अब हम लोग यूरोप महाद्वीप के अगले नदी राइन नदी के बारे में जानते हैं। ये नदी यूरोप की सबसे व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। राइन नदी पर यूरोप का सबसे व्यस्तम रॉटरडम बंदरगाह स्थित है। इसी नदी को यूरोपीय व्यापार का जीवन रेखा कहा जाता है। तो यहाँ से आप पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि यूरोप की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा राइन नदी। ये नदी आल्प्स पर्वत पर रिफ्ट वैली से निकलती है और बहती हुई उत्तरी सागर में मिलती है। राइन नदी कोयला नदी के नाम से भी जानी जाती है। एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रिफ्ट वैली का हम लोग चर्चा किए हैं। रिफ्ट वैली क्या होता है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जब पृथ्वी की अंदर की जमीनें अलग अलग डायरेक्शन में खिसकना स्टार्ट कर देती है, तब जमीन जो है अंदर की तरफ धंस जाती है और धंसी हुई जमीन जो है बड़े बड़े दरार के रूप में दिखाई देती है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इसी को रिफ्ट वैली कहा जाता है। हम लोग इस रिफ्ट वैली के बारे में समझे हैं। जब पृथ्वी की अंदर की प्लेट अलग अलग डायरेक्शन में घिसकना स्टार्ट करती है, तब जमीनें अंदर की तरफ धंस जाती है और धंसी हुई जमीन जो है बड़ी बड़ी दरार के रूप में दिखाई देती है, और उसी को हम लोग रिफ्ट वैली के नाम से जानते हैं। तो इसी तरह के रिफ्ट वैली से ये राइन नदी का उद्गम होता है। अब हम लोग यूरोप महाद्वीप की अगले नदी पो नदी के बारे में जानते हैं। पो नदी इटली में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है, जिसे इटली की गंगा के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग जान लेते हैं डॉन नदी के बारे में। रूस की प्रमुख नदी है यह, जो पश्चिमी रूस से निकलती है और बहती हुई एजोर सागर में जाकर गिर जाती है। डॉन नदी पश्चिमी रूस से निकलती है और एजोर सागर में जाकर गिरती है, और यह रूस की प्रमुख नदी है। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण नदियों के बारे में भी जान लेते हैं। टाइबर नदी। टाइबर नदी इटली में बहने वाली प्रमुख नदी है और इसी नदी के किनारे इटली की राजधानी रोम बसा हुआ है। यानी टाइबर नदी के किनारे ही इटली की राजधानी रोम बसा हुआ है। अब हम लोग टेम्स नदी के बारे में जान लेते हैं। टेम्स नदी के किनारे ही इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। तो हमने यूरोप महाद्वीप के महत्वपूर्ण नदियों के बारे में देख लिया है। अब हम लोग देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप के नदियों के बारे में। नील नदी के बारे में हम लोग जानते हैं। अफ्रीका के साथ यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी की लंबाई 6,690 किलोमीटर है। नील नदी श्वेत नील और ब्लू नील नदी का से मिलकर बनी है। श्वेत नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है और ब्लू नील नदी इथोपिया की ताना झील से निकलती है। ये दोनों नदी सूडान की राजधानी खार्तूम के पास आकर मिलती है और मिलने के बाद नील नदी कहलाती है और आगे बहते हुए भूमध्य सागर में गिर जाती है। आइए यहाँ हम लोग मैप के मदद से समझते हैं। श्वेत नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है और ब्लू नील नदी ताना झील से निकलती है। ताना झील इथोपिया में है। ये श्वेत नील नदी और ब्लू नील नदी सूडान की राजधानी खार्तूम के पास आकर मिलती है और यहाँ मिलने के बाद यह नील नदी बनती है और यहाँ से बहते हुए यह भूमध्य सागर में जाकर मिल जाती है। हम लोग इस मैप में देखे हैं श्वेत नील नदी, ब्लू नील नदी आकर
सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलती है और खार्तूम में मिलने के बाद यह नील नदी बनती है और यहाँ से बहते हुआ यह भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है। नोट पॉइंट में देखेंगे यहाँ पे 6 प्रमुख देश है जो नील नदी के ड्रेनेज भाग से मिलती है। वह है रवांडा, केनिया, सूडान, इथोपिया, युगांडा और मिस्र। यहाँ पे हम लोग ड्रेनेज वर्ड का चर्चा किए हैं। अब हम लोग जान लेते हैं कि यह ड्रेनेज एरिया क्या होती है। ड्रेनेज एरिया अपवाह क्षेत्र, इस वर्ड्स को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन बनी रहती है, तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा आप। ड्रेनेज एरिया का मतलब है नदी तंत्र की यह व्याख्या करता है। ड्रेनेज एरिया में क्या होता है यह हम लोग जान लेते हैं। अलग अलग एरिया से यह छोटी छोटी धारा मिलकर एक मुख्य धारा बनाती है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। यह छोटी छोटी धारा इस मुख्य धारा से मिलती है और एक मुख्य धारा का निर्माण करती है। तो इन छोटी छोटी धाराओं के द्वारा जो एरिया कवर किया गया है, इसी एरिया को हम लोग ड्रेनेज एरिया के नाम से जानते हैं। तो ड्रेनेज एरिया में हम लोग क्या समझे हैं कि छोटी छोटी धाराएं मिलकर एक मुख्य धारा के निर्माण करती है, जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं। और ये छोटी छोटी धाराओं के द्वारा जो एरिया कवर किया जाता है, उसी एरिया को हम लोग ड्रेनेज एरिया यानी अपवाह क्षेत्र के नाम से जानते हैं। आशा है कि आपको ड्रेनेज एरिया के बारे में समझ में आ गया होगा कि ये ड्रेनेज एरिया होता क्या है। जो 6 देश नील नदी के अपवाह क्षेत्र यानी ड्रेनेज एरिया के भाग थे, उनके बारे में हम लोग मैप में देख लेते हैं। वो थे केनिया, रवांडा, युगांडा, सूडान, मिस्र, इथोपिया। आप यहाँ पे गौर करेंगे, यह अफ्रीका के 4 देश जो है, 4 देश यह नील नदी के ड्रेनेज एरिया का भाग नहीं है। अब हम लोग अफ्रीका महाद्वीप की अगले नदी जायरे नदी के बारे में जानेंगे। जायरे नदी को कांगो नदी के नाम से भी जाना जाता है। जायरे नदी अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। यहाँ पे आप मैप में देखेंगे, यहाँ से जायरे नदी है और यह भूमध्य रेखा को एक बार यहाँ और एक बार यहाँ 2 बार काटती है। अब हम लोग अफ्रीका महाद्वीप के अगले नदी लिम्पोपो नदी के बारे में जान लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका की सीमा से निकलती है, जो कि बहते हुए हिंद महासागर में गिरती है। और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। यहाँ पे आप मैप में देखेंगे, यहाँ से लिम्पोपो नदी का उद्गम होता है और यह बहते हुए हिंद महासागर में गिरती है और यह मकर रेखा को एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ 2 बार काटती है। अब हम लोग नाइजर नदी के बारे में जान लेते हैं। इस नदी को वाइल्ड रिवर के नाम से जाना जाता है और यह पश्चिम अफ्रीका से निकलती है और गिनी की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। यहाँ पे आप मैप पे देखेंगे, यहाँ पश्चिम अफ्रीका से नाइजर नदी की उद्गम होती है और यह बहते हुए गिनी की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। अब हम लोग अफ्रीका महाद्वीप के अगले नदी जाम्बेजी नदी के बारे में जानेंगे। जाम्बेजी नदी पश्चिमी जाम्बिया से निकलकर बहती हुई हिंद महासागर में जाकर गिर जाती है। यहाँ पे आप मैप के मदद से देख सकते हैं, जाम्बेजी नदी यहाँ से इसका उद्गम होता है और यहाँ से बहती हुई यह हिंद महासागर में जाकर गिर जाती है। यहाँ जाम्बेजी नदी के बारे में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पर गौर करेंगे। इसी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है और साथ ही करीबा बांध जो है इसी नदी पर निर्मित किया गया है और अफ्रीका का सबसे ज़्यादा जल विद्युत उत्पादन करता है, यह करीबा बांध पर निर्मित किया गया है। अब हम लोग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे प्रमुख नदी जो है वह मर्रे डार्लिंग है। आप यहाँ पे गौर करेंगे मर्रे डार्लिंग नदी के बारे में। मर्रे नदी कोस्टस्को पर्वत से निकलती है, आगे जाकर डार्लिंग नदी आगे जाकर इसमें गिरती है
और ये मर्रे डार्लिंग नदी बनकर हिंद महासागर में गिरती है। मैप के मदद से यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मर्रे नदी का स्टार्ट होता है, उद्गम होता है और यह यहाँ से निकलती है। उसके बाद यहाँ पर डार्लिंग नदी का उद्गम होता है और यह आगे आकर यहाँ मर्रे नदी में मिल जाती है और यहाँ मिलने के बाद यह मर्रे डार्लिंग नदी बनती है और यह यहाँ से बहती हुई हिंद महासागर में गिरती है। मर्रे नदी की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर और डार्लिंग नदी की लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है। अब हम लोग जान लेते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के नदियों के बारे में, अमेजन नदी के बारे में। दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है यह अमेजन नदी और यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अमेजन नदी एंडीज पर्वत से शुरू होती है और अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी है यह अमेजन नदी। ड्रेनेज एरिया के हिसाब से हम लोग बात करें तो यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है। इसी नदी का यानी अमेजन नदी का ड्रेनेज एरिया यानी अपवाह तंत्र लगभग 70 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह ड्रेनेज एरिया क्या होती है हम लोग पिछले स्लाइड में इसका चर्चा किए हैं, तो हम समझ रहे हैं कि आपको ड्रेनेज एरिया समझ में आ रही है कि यह क्या है। और यहाँ पे है अटलांटिक महासागर। तो हम लोग सागर और महासागर के बारे में एक फुल डिटेल वीडियो पहले से ही बनाए हैं, वहाँ से आप इसके बारे में देख सकते हैं। हम लोग मैप के मदद से देखते हैं, यहाँ से अमेजन नदी का उद्गम होता है और यहाँ से बहती हुई यह अटलांटिक महासागर में जाकर गिर जाती है। अब हम लोग दक्षिण अमेरिका के अगले नदी के बारे में जान लेते हैं, पराना नदी। यह पराना नदी दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ये नदी ब्राज़ीलियन उच्च भूमि से शुरू होती है और ब्राज़ील, पेराग्वे, अर्जेंटीना में बहते हुए अटलांटिक महासागर में जाकर मिल जाती है। यहाँ पे मैप की मदद से आप समझेंगे, पराना नदी यहाँ ब्राज़ीलियन उच्च भूमि से शुरू होती है और यहाँ से यह बहते हुए ब्राज़ील, पेराग्वे और अर्जेंटीना से होते हुए यह अटलांटिक महासागर में आकर गिरती है। अब हम लोग उत्तर अमेरिका महाद्वीप के नदियों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं मिसिसिपी और मिसौरी नदी के बारे में। ये नदी उत्तर अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। ये नदी मिसिसिपी और मिसौरी नदी के से मिलकर बनती है, जैसा कि आप नाम से ज्ञात है। मिसिसिपी नदी का उद्गम इटास्का झील से होता है और सेंट लुइस में ये मिसौरी नदी के साथ मिलकर बहती हुई मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 6240 किलोमीटर है। ये नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। मैप में देखेंगे, यहाँ से मिसौरी नदी का उद्गम होता है और इटास्का झील से मिसिसिपी नदी का उद्गम होता है। ये दोनों नदियाँ बहती हुई सेंट लुइस में आकर मिलती है और यहाँ मिलने के बाद यह मिसिसिपी और मिसौरी नदी बनती है। और मिसिसिपी मिसौरी नदी बनने के बाद यह यहाँ से बहती हुई मैक्सिको की खाड़ी में आकर गिर जाती है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यहाँ से मिसौरी नदी का उद्गम होता है और यहाँ से इटास्का झील से मिसिसिपी नदी का उद्गम होता है। यह दोनों नदियाँ बहती हुई सेंट लुइस में आकर मिलती है और यहाँ मिसिसिपी मिसौरी नदी बनता है और यहाँ से बहती हुई यह मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। अब हम लोग उत्तर अमेरिका महाद्वीप के अगले नदी सेंट लॉरेंस नदी के बारे में जान लेते हैं। सेंट लॉरेंस नदी भी उत्तर अमेरिका की प्रमुख नदियों में से एक है। सेंट लॉरेंस नदी ग्रेट लैक्स को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम करती है। हम लोग लैक्स के बारे में फुल डिटेल वीडियो पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं।
सेंट लॉरेंस नदी विश्व का सबसे व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। आइए हम लोग मैप की मदद से समझते हैं। यहाँ पे एक ग्रेट लैक्स है और यहाँ अटलांटिक महासागर है, और इस बीच में आप लोग का ये नीली लाइन जो दिख रही है सेंट लॉरेंस नदी है, वह ग्रेट लैक्स और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करती है। हम लोग उत्तर अमेरिका के कुछ और महत्वपूर्ण नदियों के बारे में शॉर्ट में जान लेते हैं। मैकेंजी नदी, यह कनाडा की सबसे लंबी नदी है। हडसन नदी, न्यूयॉर्क शहर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। रियो ग्रांडे नदी, यूएसए और मेक्सिको की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हुए मेक्सिको की खाड़ी में जाकर यह गिर जाती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग विश्व की महत्वपूर्ण नदियों के बारे में महाद्वीप वाइज जाने हैं। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और यह कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट आप लोग से रहेगा, बहुत ही अच्छे ऑर्गेनाइज ढंग से हमने इसमें पढ़ाया है, तो आप लोग एक प्रॉपर नोट्स बनाइए और इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।